वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम पेटिनकिन का जो मौद्रिक सिद्धांत है, मॉनेटरी थ्योरी, जिसको द रियल बैलेंस इफेक्ट भी कहा जाता है, वास्तविक शेष प्रभाव। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। 1956 में डॉन पेटिनकिन एक अमेरिकन और इजरायली इकोनॉमिक्स थे। उनकी बुक पब्लिश हुई थी 1956 में, मनी, इंटरेस्ट एंड प्राइजेस, और बाद में इसका जो रिवाइज एडिशन है वो आया था 1965 में। तो इस बुक में उन्होंने रियल बैलेंस इफेक्ट के बारे में अपने विचार दिए थे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस रियल बैलेंस का मतलब क्या होता है। तो लोगों के पास में जो भी कैश होल्डिंग होती हैं, लोगों के पास में जो नकदी होती हैं, उनका वास्तविक मूल्य क्या है। वास्तविक मूल्य का मतलब उनकी परचेजिंग पावर कितनी है, उनकी वास्तविक क्रय शक्ति कितनी है। लोगों के पास में नकद रूप में जो भी संपत्ति होती है, उसकी जो वास्तविक क्रय शक्ति होती है, उसको एक तरह से क्या कहा जाता है, वास्तविक शेष कहा जाता है, रियल बैलेंस कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति का बैंक खाता है, उसके बैंक खाते में 50,000 रुपए जमा हैं। किसी व्यक्ति के खाते में 50,000 रुपए अगर जमा है, और अर्थव्यवस्था में जैसे इन्फ्लेशन आ जाता है, तो इन्फ्लेशन आने से क्या होगा, ये जो परचेजिंग पावर है, 50,000 रुपए जो है, इसकी परचेजिंग पावर एक तरह से कितनी है, परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन से क्या होगी, कम हो जाएगी। तो रियल बैलेंस का मतलब क्या होता है, जो भी मुद्रा है उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, मतलब उस मुद्रा के द्वारा कितनी वस्तुओं का क्रय किया जा सकता है। इन्फ्लेशन जब आएगा इकोनॉमी में तो कम परचेज कर सकते हैं, और जब डिफ्लेशन होता है, मंदी होती है, तो इसकी परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति एक तरह से क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो रियल बैलेंस का मतलब एक तरह से किससे होता है, रियल परचेजिंग पावर कितनी है। अब देखिए, वास्तविक शेष प्रभाव की अगर बात की जाए तो वास्तविक शेष प्रभाव क्या दर्शाता है कि जब अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में परिवर्तन होता है, तो कीमत स्तर में परिवर्तन होने से लोगों के पास में जो भी नकद मुद्रा होती है, उसकी जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। प्राइस लेवल में अगर चेंज होता है तो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, जो मनी है उसकी परचेजिंग पावर के ऊपर। कि जब प्राइस लेवल कम हो जाता है तो लोग क्या कर सकते हैं, कम मुद्रा में ज्यादा चीजें परचेज कर सकते हैं। कि माना कि जैसे 100 रुपए हैं, अब अर्थव्यवस्था में जब प्राइस लेवल कम होता है, तो प्राइस लेवल कम होने का मतलब क्या हो गया, इस 100 रुपए से ज्यादा वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। लेकिन अगर प्राइस लेवल बढ़ जाता है, तो प्राइस लेवल बढ़ने का मतलब क्या हो गया, इस 100 रुपए की जो क्रय शक्ति है, 100 रुपए में जो वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं, वो पहले की तुलना में कम आएगी। इसका मतलब जो परचेजिंग पावर होती है, प्राइस लेवल में चेंज होने से परचेजिंग पावर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और क्रय शक्ति में, परचेजिंग पावर में जब परिवर्तन होगा, तो इससे लोग क्या करेंगे, वस्तु एवं सेवाओं की जो मांग है वो भी प्रभावित होगी। जैसे अगर हम कहें कि अर्थव्यवस्था में प्राइस लेवल बढ़ गया है, तो प्राइस लेवल बढ़ने का मतलब क्या है, परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति वो क्या होगी, एक तरह से कम हो जाएगी। क्रय शक्ति कम हो गई है, तो अब लोग क्या करेंगे, वस्तु एवं सेवाओं की जो डिमांड है वो कम करेंगे। तो ये जो डिमांड कम करे लोगों के द्वारा, जब प्राइस लेवल बढ़ जाता है, तो ये एक तरह से किसको दर्शा रहा है, रियल बैलेंस इफेक्ट। मतलब अर्थव्यवस्था में जब प्राइस लेवल में चेंज आता है, तो प्राइस लेवल में चेंज होने से जो मनी है उसकी परचेजिंग पावर में कितना चेंज आ जाता है। अगर हम कहें कि प्राइस लेवल कम हो गया है, तो प्राइस लेवल कम होने का मतलब क्या हो गया, जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगा, जो वैल्यू है मनी की वो एक तरह से क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो प्राइस लेवल जब कम होता है या बढ़ता है, तो उसका परचेजिंग पावर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो एक तरह से क्या होता है, रियल बैलेंस इफेक्ट होता है। जैसे प्राइस लेवल अगर कम हो जाए, तो प्राइस लेवल कम होने का मतलब क्या हो गया, जो मनी है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और जब मनी की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे, वस्तु एवं सेवाओं का जो कंजप्शन है, उपभोग है, वो ज़्यादा करेंगे। मतलब अपना खर्चा एक तरह से वो बढ़ा देंगे, और वस्तु एवं सेवाओं का जब वो उपभोग बढ़ा देते हैं, उनके ऊपर किया जाने वाला खर्चा अगर बढ़ जाता है, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में इनकम,
आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन सब का लेवल एक तरह से क्या होगा, बढ़ेगा। ये जो प्रभाव, इसको एक तरह से क्या कहा जाता है, रियल बैलेंस इफेक्ट। क्लियर हो गया। प्राइस लेवल में चेंज होने से अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है, वही रियल बैलेंस इफेक्ट है। प्राइस लेवल कम हो जाए तो क्या होगा, प्राइस लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा। जैसे अगर हम इसका उल्टा समझें कि अगर अर्थव्यवस्था में प्राइस लेवल ने वो बढ़ जाए, तो प्राइस लेवल बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि जो कैश बैलेंस है उसकी एक्चुअल वैल्यू एक तरह से क्या होगी, डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिससे क्या होगा, लोगों का जो खर्चा है वो एक तरह से लोग खर्चा क्या करेंगे, अब कम करेंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है। और प्राइस बढ़ने से मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है मनी की, वो एक तरह से क्या होगी, कम। जिससे लोग क्या करेंगे, कम खर्चा करेंगे। और कम खर्चा करेंगे तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन सब का लेवल एक तरह से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कीमत स्तर में परिवर्तन होने से इन आर्थिक चरों के ऊपर जो भी प्रभाव पड़ा है वो एक तरह से क्या होता है, रियल बैलेंस इफेक्ट होता है। अब देखिए पेटिनकिन की जो थ्योरी है उसको समझने से पहले हम इस सिद्धांत का आधार क्या है उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए पेटिनकिन का जो सिद्धांत है वो एक तरह से क्लासिकल और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे। उनकी जो हाइपोथेसिस थी, उनकी जो विचारधारा थी, जो परिकल्पना थी, मुख्य रूप से दो परिकल्पनाएं हैं। एक तो कौन कौन सी हैं, जो समरूपता का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ होमोजेनिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, और दूसरा है द्विविभाजन, डाइकोटोनोमी की अगर हम बात कर रहे हैं। तो इन दोनों अवधारणाओं की पेटिनकिन ने एक तरह से आलोचना की थी। अब वो कौन कौन सी आलोचना है उसको हम समझ लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए समरूपता के सिद्धांत की अगर बात की जाए, होमोजेनिटी हाइपोथेसिस जो है वो एक तरह से क्या बताती हैं कि वस्तुओं की जो मांग है और वस्तुओं की जो पूर्ति है वो एक तरह से सापेक्ष कीमतों से प्रभावित होती हैं। वस्तुओं की मांग और पूर्ति जो होती है, ये वस्तुओं की मांग, ये वस्तुओं की पूर्ति। तो वस्तुओं की मांग और पूर्ति जो होती हैं वो एक तरह से किससे प्रभावित होती हैं, सापेक्ष कीमतों से, रिलेटिव प्राइस से। और रिलेटिव प्राइस का मतलब क्या हो गया कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा, या दोनों वस्तुओं की कीमतों का एक तरह से जो अनुपात है वो एक तरह से किसको दर्शाता है, रिलेटिव प्राइस को दर्शाता है। तो जो समरूपता की परिकल्पना है वो एक तरह से क्या बताती हैं कि जो सापेक्ष कीमतें हैं वो एक तरह से वस्तुओं की मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती हैं। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मुद्रा की मात्रा दुगुनी कर दी जाए, मुद्रा की मात्रा दुगुनी करने से क्या होगा, वस्तुओं का जो कीमत स्तर है वो तो दुगुना हो जाएगा, लेकिन ये जो वस्तुओं की मांग और पूर्ति है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समरूपता का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि वस्तुओं की मांग और पूर्ति जो है वो अब देखिए सापेक्षित कीमत स्तर की अगर हम बात कर रहे हैं, जो वस्तुओं की मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है। वस्तुओं की मांग का मतलब वस्तुओं की मांग जो होती है वो उपभोक्ता की रुचि, उनके जो अधिमान है, उनकी जो पसंदगी है, इन सभी से प्रभावित होती हैं। जबकि वस्तुओं की जो पूर्ति होती है वो एक तरह से उत्पादन के जो हालत है वो किस प्रकार से हैं उनके ऊपर एक तरह से निर्धारित होती हैं। तो वस्तुओं की मांग और पूर्ति के आधार पर सापेक्ष जो रिलेटिव प्राइस हैं वो एक तरह से निर्धारित होती हैं। तो ये तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स उनका मानना था। लेकिन प्रोफेसर जो पेटिनकिन थे उन्होंने एक तरह से इन दोनों परिकल्पनाओं की एक तरह से आलोचना की है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अर्थव्यवस्था को दो अलग अलग भागों में एक तरह से विभाजित कर दिया गया था। और इन दोनों का जो एकीकरण है वो करने का जो कार्य वो किसने किया था, पेटिनकिन ने। तो दोनों परिकल्पनाएं जो अभी हम देखी हैं उससे हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो कीमत स्तर है वो न तो वस्तु बाजार को प्रभावित करेगा और ना ही मुद्रा बाजार को। जो क्लासिकल और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उनका ऐसा मानना था। तो इन दोनों परिकल्पनाओं की जो आलोचना है वो किसके द्वारा की गई थी, पेटिनकिन के द्वारा। तो पेटिनकिन ने क्या किया था, इन उपरोक्त दोनों मान्यताओं का खंडन किया था, दोनों का आलोचना किया था। और फिर उन्होंने वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार दोनों को एक तरह से एकीकरण किया है। और सापेक्ष कीमतें जो वस्तु हैं एक तरह से जो सापेक्ष कीमतें, और दूसरा हमारा है जो
वास्तविक शेष हैं, इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है। मुद्रा बाजार और वस्तु बाजार का उन्होंने एकीकरण किया है और क्या बताया है कि वस्तुओं की जो मांग होती है वो सापेक्ष कीमतों, रिलेटिव प्राइस, और दूसरा वास्तविक शेष जो रियल बैलेंस होती हैं उनके ऊपर डिपेंड होती हैं। अब देखो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जो थ्योरी थी उन्होंने क्या माना था कि कीमत स्तर बढ़ने पर एक तरह से क्या होगा, मुद्रा की मात्रा बढ़ने से कीमत स्तर बढ़ेगा। तो इस विचार को तो पेटिनकर ने भी अपनाया है। उन्होंने एक तरह से इसका समर्थन किया है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने से कीमत स्तर तो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर बढ़ता है तो कीमत स्तर बढ़ने का क्या प्रभाव होता है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है, जो रियल बैलेंस है, वो एक तरह से क्या होंगे, कम हो जाएंगे। वो रियल बैलेंस कम होने से वो क्या करेंगे, कम खर्च करेंगे, जिससे वस्तुओं की मांग कम होगी, आय, उत्पादन, रोजगार का जो स्तर है वो कम होगा और इससे कीमत स्तर क्या होगा, कम हो जाएगा। और कीमत स्तर अगर कम हो जाता है तो क्या होगा, लोगों के पास में जो शेष है, जो कैश बैलेंस है, उनकी परचेजिंग पावर एक तरह से बढ़ जाएगी, जिससे वो ज़्यादा खर्च करेंगे, वस्तुओं की मांग ज़्यादा करेंगे और इससे आय, उत्पादन, रोजगार का जो स्तर है वो एक तरह से क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए उनका जो सिद्धांत है उसकी कुछ एजम्पशंस है, कुछ मान्यताएं हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। उन्होंने क्या माना कि जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पर एक तरह से फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, पूर्ण रोजगार पाया जाता है, समस्त संसाधन जो होते हैं वो रोजगार में लगे होते हैं। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में जो उपभोग फलन है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, वो एक तरह से क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। तीसरा, उपभोग जो होता है उस पर वितरण आय का प्रभाव नहीं पड़ता है, आय में परिवर्तन होने से उपभोग के ऊपर परिवर्तन नहीं होगा। लोगों का जो उपभोग व्यवहार है वो एक तरह से किससे प्रभावित होता है, वास्तविक रूप से, ठीक है। वास्तविक रूप का मतलब क्या हो गया कि जो मनी है उसकी परचेसिंग पावर कितनी है, क्रय शक्ति कितनी है, वास्तविक शेष कितना है। कीमत स्तर में परिवर्तन से वास्तविक शेष पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर लोगों का व्यवहार डिपेंड करता है। मतलब प्राइस लेवल बढ़ने से जब क्रय शक्ति कम हो जाएगी तो लोग वस्तुओं की मांग कम करेंगे, उपभोग वो कम करेंगे। फिर उनकी मान्यता है कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें द्विविभाजन नहीं होता है, जैसा कि क्लासिकल और नियो क्लासिकल ने क्या था कि अर्थव्यवस्था को दो भागों में, वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार में अलग अलग भागों में बांट दिया था। लेकिन इन्होंने माना कि अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है, उन दोनों को एक तरह से उन्होंने क्या कर दिया, उनका एकीकरण कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया था। साथ ही साथ मुद्रा को एक तरह से तटस्थ माना गया है। मुद्रा तटस्थ होने का मतलब क्या होता है, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से अर्थव्यवस्था के जो वास्तविक चर हैं, जैसे उत्पादन है, रोजगार है, ब्याज की दर है, इनमें एक तरह से किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से जो उत्पादन है, रोजगार है, इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको हम क्या कहते हैं, मुद्रा की जो मान्यता वो है मुद्रा भ्रांति का अभाव। मतलब लोगों में मुद्रा के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं होती है। मतलब लोग मुद्रा जो है उसको एक तरह से किस रूप में देखते हैं कि उनके पास में जो भी नकद शेष है, जो वास्तविक शेष है, उनका वास्तविक मूल्य कितना है, मतलब उनसे वो कितना खरीद सकते हैं, उनकी परचेजिंग पावर कितनी है, उनकी क्रय शक्ति कितनी है, मुद्रा की क्रय शक्ति को एक तरह से वो देखते हैं। अब देखिए पेटिनकिन का जो ये सिद्धांत है वो मुख्य रूप से तीन बातों को एक तरह से स्पष्ट करता है। पहली बात अगर हम बात करें कि जो क्लासिकल और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो एक तरह से क्या मानते थे कि अर्थव्यवस्था में द्विविभाजन होता है, मतलब मुद्रा बाजार और वास्तविक क्षेत्र में संतुलन का जो निर्धारण है वो अलग अलग होता है। लेकिन पेटिनकिन ने क्या किया, दोनों क्षेत्रों में मुद्रा बाजार और वास्तविक क्षेत्र में जो संतुलन है वो एक साथ निर्धारित हो सकता है। और एक साथ निर्धारित होता है इसका मतलब वो सामान्य संतुलन की बात करते हैं। मतलब वास्तविक शेष प्रभाव जो होता है वो एक तरह से सामान्य संतुलन, मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सभी बाजार जो हैं वहां पर सापेक्ष कीमतें हैं, निरपेक्ष कीमतें हैं, ब्याज दर हैं, उन सभी को एक साथ निर्धारित किया जा सकता है, ऐसा पेटिनकन का मानना है। जबकि क्लासिकल कहते हैं कि निरपेक्ष कीमतों का निर्धारण अलग से होता है, सापेक्ष कीमतों का जो निर्धारण है वो अलग तरीके से, मतलब मुद्रा बाजार और वास्तविक बाजार जो है वास्तविक क्षेत्र, उनके लिए अलग अलग एक तरह से उन्होंने अध्ययन किया था। अब देखिए इसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने क्या बताया पेटिनकन ने कि अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु की जो मांग होती है वो मुख्य रूप से दो तत्वों के ऊपर निर्भर करती हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला है वास्तविक शेषों का स्टॉक कितना है, और दूसरा सापेक्ष कीमत स्तर कितना है।
जब अर्थव्यवस्था में कीमतों में कमी होती है, जब अर्थव्यवस्था में, क्योंकि देखिए किसी वस्तु की जो मांग है वो इन दोनों तत्वों के ऊपर निर्भर है, और जब अर्थव्यवस्था में कीमत इस तरह अगर बढ़ता है तो इससे क्या होगा, लोगों का जो वास्तविक शेष है, मतलब लोगों की जो क्रय शक्ति है मुद्रा की, वो एक तरह से क्या होगी, कम हो जाएगी। तो कीमतों के बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है, क्रय शक्ति कम हो जाएगी, और कीमतों के बढ़ने से अगर क्रय शक्ति कम हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, पहले की तुलना में कम खर्च करेंगे, और पहले की तुलना में कम खर्च करें इसका मतलब क्या हो गया, वस्तुओं की जो मांग है वो कम हो जाएगी, और वस्तुओं की मांग कम होने से कीमत स्तर जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से इसके विपरीत स्थिति अगर हम देखें कि जब अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर कम हो जाता है तो कीमत स्तर में कमी होने से क्या होगा, जो वास्तविक शेष है वो एक तरह से बढ़ जाएंगे, और वास्तविक शेष से बढ़ने से लोगों का जो खर्चा है वो एक तरह से क्या होगा, बढ़ेगा, और इससे वस्तुओं की जो कीमतें हैं, कीमत स्तर है वो एक तरह से क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरीके से प्रोफेसर पेटिनकिन ने क्या किया था, अर्थव्यवस्था के जो सभी क्षेत्र हैं उनमें एक साथ संतुलन की वो बात करते हैं। वास्तविक शेष प्रभाव को सामान्य संतुलन विश्लेषण में उन्होंने एक तरह से शामिल कर दिया, मतलब अर्थव्यवस्था के जो सभी बाजार हैं, वस्तु बाजार हैं, मुद्रा बाजार हैं, वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उनमें एक साथ संतुलन का निर्धारण किया जा सकता है, ऐसा प्रोफेसर पेटिनकिन का मानना था। निरपेक्ष कीमतें वास्तविक शेष प्रभाव के माध्यम से वस्तु बाजारों को और अंततः सापेक्ष कीमतों को प्रभावित करती है, मतलब इनका जो निर्धारण वो एक तरह से अलग अलग नहीं होकर एक दूसरे से वो संबंधित होता है। फिर देखिए दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा जो निष्कर्ष है, फिशर के सिद्धांत के निष्कर्ष जो है उनकी एक तरह से पुष्टि करता है, मतलब फिशर का जो सिद्धांत था, क्लासिकल थ्योरी जो है मनी की, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, वो एक तरह से क्या मानती हैं कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा दुगुनी कर दी जाए तो मुद्रा की मात्रा दुगुनी करने से कीमत स्तर भी दुगुना हो जाएगा, और मुद्रा की मात्रा अगर आधी कर दी जाए तो अर्थव्यवस्था में जो कीमत स्तर है वो भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से कीमत स्तर जो है वो दुगुना हो जाएगा, लेकिन जो सापेक्ष कीमतें हैं, जो रिलेटिव प्राइस हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो वास्तविक शेष है उनके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो भी स्थिर रहेगा। तो इस वजह से अर्थव्यवस्था का जो संतुलन है वो भी क्या होगा, स्थिर होगा। तो फिशर के जो निष्कर्ष थे उन निष्कर्षों को पेटिनकिन ने एक तरह से अपनाया है। साथ ही साथ उनका मानना है कि वास्तविक शेष का मतलब एक तरह से क्या होता है, लोगों में मुद्रा के संबंध में भ्रांति नहीं होगी, क्योंकि लोग एक तरह से क्या करते हैं, वस्तु जो मुद्रा है उसका केवल वास्तविक मूल्यों को देखते हैं कि उस मुद्रा से वो कितना खरीद सकते हैं, उसकी क्रय शक्ति कितनी होती है। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की मात्रा है अगर दुगुनी कर दी जाए तो उससे कीमत स्तर भी क्या होगा, दुगना हो जाएगा, लेकिन सापेक्ष कीमतों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। सापेक्ष कीमतें क्या होगी, स्थिर। माना कि जैसे दो वस्तुएं हैं, उनकी कीमतों का हमने अनुपात लिया, सापेक्ष कीमतें क्या हैं, पी एक्स पी वाई हैं। एक वस्तु की कीमत 20 रुपए है और दूसरी वस्तु की कीमत 10 रुपए है, तो दोनों का अनुपात जो है वो कितना है, 2/1 है। अब हम मान लेते हैं कि इन दोनों वस्तुओं की कीमत अगर दुगुनी हो जाए तो दुगुनी होने से जो सापेक्ष कीमतें हैं, रिलेटिव प्राइस हैं, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 20 की जगह कितनी हो जाए, 40 हो जाए, और इस 10 रुपए वाली कीमत जो है वस्तु की वो कितनी हो जाए, 20 हो जाए, डबल। तो दोनों वस्तु की कीमतें डबल हो गई, लेकिन जो सापेक्ष कीमतें, इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है, पहले जितना है। मतलब वस्तु मुद्रा की मात्रा अगर दुगुनी कर दी जाती है तो कीमत स्तर दुगुना हो जाएगा, लेकिन सापेक्ष कीमतों जो है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वास्तविक शेष जो क्रय शक्ति है वो एक तरह से क्या है, स्थिर रहेगी, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, अर्थव्यवस्था का जो संतुलन है वो भी स्थिर होगा। तो ये हो गई दूसरी बात। और साथ ही साथ उन्होंने मुद्रा की जो तटस्थता है उसको भी एक्सेप्ट किया है, उसको भी एक तरह से माना है कि मुद्रा एक तरह से क्या होती है, न्यूट्रल होती हैं। और मुद्रा न्यूट्रल होने का मतलब क्या हो गया, मुद्रा की जो मात्रा है वो अर्थव्यवस्था में जो वास्तविक चर होते हैं, जैसे कि उत्पादन है, उपभोग है, ब्याज दर हैं, इनको एक तरह से प्रभावित नहीं करता। मतलब मुद्रा की जो मात्रा होती है वो आय, उत्पादन, रोजगार, ब्याज की दर, इनको एक तरह से प्रभावित नहीं करेगी। वास्तविक शेष प्रभाव द्वारा मुद्रा मात्रा से एक तरह से क्या होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र होते हैं, इसी को एक तरह से हम क्या कहते हैं, मुद्रा की तटस्थता कहते हैं।
और तीसरी जो बात है इसकी विशेषता है वो हमारी है दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार मजदूरी कीमत लोचशीलता द्वारा। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार में जो दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की जो हम बात कर रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की, वो किसके द्वारा लाया जा सकता है? मजदूरी और कीमतों की लोचशीलता के द्वारा लाया जा सकता है। और अल्पकालीन समय में, जैसा कि किन्स ने बताया था, केंजी अल्प रोजगार संतुलन जो एक तरह से क्या है, असंतुलन की स्थिति को दर्शाता है। और दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? मजदूरी और कीमत की जो लोचशीलता है उसके ऊपर उन्होंने एक तरह से बल दिया था। उसको समझने के लिए हम एक डायग्राम का प्रयोग करते हैं। उस डायग्राम से हम स्पष्ट करेंगे कि किस तरीके से मजदूरी कीमत की लोचशीलता के द्वारा जो पूर्ण रोजगार का स्तर है वो प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए इसमें हमने, ये हमारा ओ एक्स अक्ष है, इधर हमने रोजगार की मात्रा ली है, आय की मात्रा ली है, और ओ वाई अक्ष हमारा इधर हमने ब्याज की दर ली है। अब देखिए अर्थव्यवस्था में हमने, जैसा कि पेटिनकिन ने क्या किया था, मुद्रा बाजार और वस्तु बाजार का एकीकरण किया था। तो वस्तु बाजार का जो संतुलन है उसको स्पष्ट करने के लिए आई एस वक्र का प्रयोग किया गया है, और मौद्रिक बाजार जो है उसके संतुलन को स्पष्ट करने के लिए एल एम वक्र का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था का जो संतुलन है, संतुलन की स्थिति कहाँ पे है? जब आय का जो स्तर है वो कितना है? ओ वाई वन ए बिंदु पर संतुलन की स्थिति है। इस स्थिति में आय जो है वो कितना है? ओ से लेकर वाई वन तक है, और ब्याज की दर कितनी है? ओ आर वन तक है। ये प्रारंभिक स्थिति है संतुलन की, जो ए बिंदु पर स्थापित है। अब देखिए अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है, माना कि फुल एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल वो कितना है? वाई एफ तक है। तो देखिए जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती है, बेरोजगारी का जो माप है या बेरोजगारी जो है वो अर्थव्यवस्था में कितनी है? वाई वन से लेकर एफ तक है, वाई एफ तक है। तो जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है तो बेरोजगारी पाए जाने से क्या होगा? जो मजदूरी दरें हैं उनको घटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, और इससे क्या होगा? जो प्राइस है वो भी क्या होगी? कम होगी। तो इन दोनों में जो कटौती है वो एक साथ की जा सकती हैं। तो जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है तो मजदूरी और कीमतों में एक तरह से क्या होगी? कमी होगी। और मुद्रा कीमतों में अगर कमी हो रही, इसका मतलब क्या हो गया? लोगों की जो मुद्रा है, लोगों के पास में जो वास्तविक शेष है, उनकी परचेजिंग पावर क्या होगी? बढ़ेगी। और उनकी परचेजिंग पावर बढ़ने से क्या होगा? जो एलएम वक्र है वो क्या होगा? दाईं ओर खिसक जाएगा। अब दाईं ओर खिसक कर वो क्या बन जाता है? एल एम वन हो जाता है। क्लियर हो गया? जब अर्थव्यवस्था में कीमतों में कमी आती है तो कीमतों में कमी आने से लोगों के पास में जो मुद्रा है उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है, और क्रय शक्ति के बढ़ने से जो एल एम वक्र है वो दाईं ओर खिसक कर क्या बन जाता है? एल एम वन बन जाता है। और नया जो संतुलन है वो कहाँ पे स्थापित होता है? बी बिंदु पर। इस स्थिति में आय का जो स्तर है वो बढ़कर ओ वाई टू, वाई वन से वाई टू बढ़ जाता है, और कितना हो गया? ओ वाई टू। जबकि ब्याज की दर कम होकर कितनी हो जाती हैं? ओ आर वन से आर जीरो रह जाती हैं। तो ब्याज की दरों में भी एक तरह से क्या हो गई है? कमी हो गई है। तो जब अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में कमी होती है तो कीमत स्तर में कमी होने से मुद्रा की परचेसिंग पावर बढ़ती है, जिससे एलएम वक्र दाईं ओर खिसक सकता है, और नया जो संतुलन बिंदु है वो बी बिंदु पर स्थापित होता है, जिसमें ब्याज की दर कम हो जाती है। अब देखिए ब्याज की दर में कमी होने से क्या होगा? जो निवेश है उसमें कमी आएगी। नहीं, ब्याज दर कम हो गई तो निवेश तो क्या होगा? उससे प्रोत्साहित होगा, निवेश एक तरह से बढ़ेगा, बचतों में कमी आएगी। क्लियर हो गया? जब ब्याज की दरें गिरती है तो निवेश तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट तो एक तरह से बढ़ेगा, लेकिन लोग जो सेविंग है, बचत की जो प्रवृत्ति वो एक तरह से क्या होगी? कम हो जाएगी। और बचत की प्रवृत्ति कम होने से लोग अब उपभोग क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। और ब्याज की दर जब अपने न्यूनतम स्तर पर होती है, ठीक है, ब्याज की दर का ये जैसे न्यूनतम स्तर है, माना कि ओ आर जीरो, ये जो ब्याज की दर का वो एक तरह से न्यूनतम स्तर है। अब इस स्थिति में क्या होगा? जो वस्तु बाजार है उसमें एक तरह से उसका जो मांग वक्र हमारा कौन सा है? आई एस वक्र के द्वारा हमने प्रदर्शित किया है। अब देखिए जब अर्थव्यवस्था में इतनी बेरोजगारी और पाई जाती है वाई टू से लेकर वाई एफ तक, तो इस बेरोजगारी के कारण क्या होगा? जो वेज रेट है वो और कम होगी, जो प्राइस है उसमें भी और कमी होगी। तो मजदूरी और कीमतों में एक तरह से और कमी होगी, और मजदूरी और कीमतों में कमी होने से
उपभोग एक तरह से क्या होगा, बढ़ेगा। और उपभोग बढ़ने से क्या होगा, जो आईएस वक्र है वो ऊपर की ओर दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा और नया संतुलन जो बिंदु है वो कहाँ पे स्थापित हो गया है, सी बिंदु पर। तो सी बिंदु जो पूर्ण रोजगार का स्तर हम कह सकते हैं, ठीक है। उसमें ओ वाई एफ आय का जो स्तर है वो एक तरह से क्या है, पूर्ण रोजगार का स्तर है। लेकिन ब्याज की दर ये एक तरह से क्या था, किन्स का जो हमने तरलता पसंद की सिद्धांत पढ़ा था, जिसके अनुसार ब्याज की दर का एक न्यूनतम स्तर आ जाता है, उसके बाद में ब्याज की दरों में और कमी नहीं होती है। तो पूर्ण रोजगार का जो स्तर है वो सी बिंदु पर स्थापित होता है। तो इस तरीके से जब अर्थव्यवस्था में मजदूरी और कीमतें लोचशील होती हैं तो आईएस वक्र और एलएम वक्र दोनों क्या होंगे, दाएं ओर शिफ्ट होते हैं। और जो वास्तविक शेष प्रभाव है वो क्या करेगा, अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार की स्थिति की ओर ले जाएगा। चाहे अर्थव्यवस्था में ये तरलता जाल की स्थिति भी हो, लेकिन जो वास्तविक शेष प्रभाव हैं, कीमत स्तर में कमी होने से लोगों की जो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, मुद्रा की जो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, वो अंततः क्या करेगा, अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार के स्तर पे ले जाएगा। तो इस तरीके से पेटिनकर ने ये सिद्धांत दिया है।